जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो नया वाला एडिशन है, फोर्थ एडिशन, हम उस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका ये 7वां चैप्टर है और क्लास नंबर 5 है ये। क्योंकि पहले ही क्लास में हमने एक साथ 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त इसमें जुड़ जाएं। मध्य प्रदेश से संबंधित सारा पोर्शन, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो यूनिट 10 जोड़ी गई है, उसका पोर्शन भी इस बुक में शामिल है, तो वह भी आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि यूनिट 5 जो है, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है, तो राज्य व्यवस्था का पोर्शन, मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है उसका पोर्शन तो इसके परीक्षा धाम बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही जो भारत की राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है, वो उसके वीडियो कंटिन्यू आपको 21 तारीख से देखने को मिलेंगे, जिसका थंबनेल अभी यूट्यूब पर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो। संविधान सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका की वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। उन वीडियो को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। निश्चित रूप से अगर आपने सारे के सारे एमसीक्यू लगा लिए जो एमसीक्यू वीडियो में है, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद लिखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र को हम देखेंगे आज, और इसमें जो हम देखने वाले हैं, उत्तरी प्रवाहित नदियां, दक्षिणी प्रवाहित नदियां, पश्चिमी प्रवाहित नदियां और पूर्वी प्रवाहित नदियां। उत्तरी प्रवाहित नदियों में जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें कुछ इस प्रकार से है: चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन और टॉस जो है वो उत्तरी प्रवाहित नदियां हैं। वहीं दक्षिणी प्रवाहित नदियों की बात करें तो बैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन जो है वो दक्षिणी प्रवाहित नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही का नाम आता है। वहीं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सोन, जोहिला और महान नदी का नाम आता है। इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। उससे पहले हम मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो 5 सबसे बड़ी नदियां हैं, उनमें पहली जो नदी है, नर्मदा नदी है। कौन सी है पहली नदी? पहली नदी है नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इसके बाद जो नाम आता है वो है चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। तो नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। वहीं जो 5वीं सबसे बड़ी नदी है, बेतवा है, और ये 590 किलोमीटर लंबी है। एक बार आप इस डायग्राम को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आप मध्य प्रदेश के मध्य में देख रहे हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और उसके नीचे आप नर्मदा नदी को देख पा रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के नीचे जब आएंगे आप तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगी, और उससे नीचे ये ताप्ती नदी बह रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप देखेंगे तो पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उससे नीचे है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, और बैनगंगा और वर्धा नदी भी इसके दक्षिण में बहती हैं। अब हम एक एक करके नदियों को देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी प्रवाहित नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम जो है वो जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से होता है। कहाँ से निकलती है चंबल नदी? जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में जाके मिलती है। तो ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाके यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम तो होता है जानापाव पहाड़ी, महू से, जो कि इंदौर जिले में है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, और ये चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो पहली जो नदी है, क्षिप्रा नदी है। पहली नदी में क्षिप्रा नदी, जो कि मालवा की गंगा कही जाती है,
क्षिप्रा का उद्गम जो है इंदौर के काकरीबड़ी पहाड़ी से होता है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के काकरीबड़ी पहाड़ी से होता है और इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। सिवना नदी की बात करें तो सिवना नदी का उद्गम जो है रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप होता है और मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। किसका है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। सिवना नदी के तट पर जो है वो पशुपतिनाथ का मंदिर है। कहाँ से निकलती है सिवना नदी? रतलाम जिले के पिपलौदा से निकलती है। काली सिंध नदी जो कि चंबल की सहायक है, इसका उद्गम जो है वो देवास जिले के बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है। कहाँ से? देवास जिले के बागली तहसील के बरझारी गांव से काली सिंध नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी में लखुंदर, नेवज और परबान है। पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होती है। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? आष्टा सीहोर से निकलती है। कूनो की बात करें, कूनो का उद्गम जो है शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कूनो नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पहाड़ से निकलती है कूनो नदी। वहीं पार्वती नदी आष्टा सीहोर से निकलती है। बनास की बात करें तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। कौन सी नदी? बनास नदी। देखो हमें दो बनास नदियां पढ़नी है, ये पहली है और एक और अभी पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चंबल नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं तो एक बार देख लेते हैं। चंबल नदी पर प्रमुख परियोजनाएं हैं गांधी सागर जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। एक बार चंबल नदी के डायग्राम को देख लेते हैं। इंदौर के महू से यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है और इस प्रकार से होती हुई ये जाती है, आगे बढ़ती जाती है और जो है इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। ये जो सिवना नदी आई है, इसके सिवना नदी के तट पर मंदसौर शहर है। चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और ये जो जवाहर सागर परियोजना है यहाँ पर, ये कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है। चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, तो क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, सीप, कूनो और बनास, साथ ही सिवना नदी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इस डायग्राम को हमने समझा है। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं तो चूलिया जलप्रपात जो है वो भैंसरोडगढ़ कोटा राजस्थान में है और शीतला माता साथ ही झाड़ीदाय, ये दोनों ही जलप्रपात इंदौर में है। तो शीतला माता और झाड़ीदाय जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में है और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अब बात करते हैं विशिष्ट की। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन तथा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योरपुर, मुरैना और भिंड है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो बीहड़ प्रभावित हैं? तो इसमें आता है श्योरपुर, मुरैना और भिंड। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। तो चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है? ये मुरैना में स्थित है। चंबल नदी डॉल्फिन संरक्षण किया जाता है। तो चंबल नदी में काय का संरक्षण किया जाता है? डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा और चित्रा एंडुका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। साथ ही चंबल नदी का जो पुराना नाम है चर्मावती अथवा कामधेनु है। बनास, सीप, चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती हैं और चंबल घाटी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समाचार पन्नों से बात करें तो डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं बेतवा की। यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव गौहरगंज के समीप होता है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है और ये हमीरपुर जिले में जाकर यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 590 किलोमीटर है और बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। बेतवा की सहायक नदियों में बीना, धसान और जामनी है। और आपको महत्वपूर्ण बात हम यह समझा दें कि राघव, राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात जो है वो एक ही है, एक ही दूसरे का ही नाम है, राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो बेतवा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं जो हैं, बेतवा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं सम्राट अशोक परियोजना जिसे हलाली विदिशा के नाम से जाना जाता है, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, माता टीला परियोजना
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। साथ ही परीक्षा परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये सभी परियोजनाएं बेतवा नदी पर हैं। बेतवा नदी से संबंधित विशिष्ट तथ्यों की बात करें तो बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी है, और बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एरण से मिले हुए हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का जो आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है, भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात जो है बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहर में विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा शामिल है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सतधारा के नाम से जाना जाता है ओरछा में बेतवा नदी को। एक बार हम बेतवा नदी का डायग्राम देख लेते हैं। तो रायसेन के कुम्हरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। इसके तट पर भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी और जैसे शहर बसे हुए हैं। सम्राट अशोक परियोजना जो कि विदिशा जिले में है, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना और परीक्षा परियोजना, ये सभी बेतवा नदी पर स्थित हैं। बेतवा नदी यमुना में जाके मिलती है और वो किस जिले में? हमीरपुर जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। एक बार हम इस लिस्ट को देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर। चंबल नदी जो है वो महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है। महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। और ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई, बैतूल से निकलती है। बेतवा का उद्गम स्थल कुम्हरा गांव, रायसेन है। कौन सा है? कुम्हरा गांव, रायसेन है। माही नदी मिंडा गांव, धार से निकलती है। बैनगंगा मुंडारा गांव, सिवनी से। सिंध नदी जो है वो लटेरी तहसील से निकलती है, विदिशा से। कहाँ से निकलती है? लटेरी तहसील, विदिशा से निकलती है। कैन नदी की बात करें तो ये अहिर गांव, कटनी से निकलती है। साथ ही तवा नदी जो है महादेव हिल्स, जिला होशंगाबाद से निकलती है, तवा नदी। छिप्रा काकरीबड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है छिप्रा नदी? काकरीबड़ी पहाड़ी इंदौर से। और पैच जो है पैच जो है जुन्नार देव छिंदवाड़ा से निकलती है, पैच नदी। तमस नदी जुलेरी गांव, तहसील सतना से निकलती है। और वर्धा नदी जो है कालीभीत पहाड़ी, बैतूल से निकलती है। नोट में देख लेते हैं। तो तवा नदी का वास्तविक उद्गम चेर कठारी महादेव हिल्स, छिंदवाड़ा से है, लेकिन आयोग मानेगा नहीं। तो नहीं मानने तो कोई बात नहीं, अगले पेज पर आते हैं। सिंध नदी का उद्गम जो है वो लटेरी तहसील, सिरौंज के समीप से होता है। कहाँ से? सिंध नदी का उद्गम जो है लटेरी तहसील से होता है, सिरौंज के समीप, विदिशा जिले से। इसका जो मुहाना है यह भी यमुना की सहायक है। सिंध नदी भी यमुना की सहायक है और ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जाके यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी की कुल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में क्वारी, मऊहर और पाहुजा शामिल है। क्वारी, मऊहर, पाहुजा इसकी सहायक नदियों में शामिल है सिंध नदी की। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजनाएं देखें। सिंध नदी पर परियोजना है मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना, जो कि शिवपुरी में है। और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। कौन सा? गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना है मणिखेड़ा परियोजना, शिवपुरी। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। विशेष तथ्य की बात करें तो सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? दतिया में लगता है। रतनगढ़ व सनकुआ का मेला जो है वो दतिया में लगता है, सिंध नदी के किनारे पर। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है। तो गुना और अशोकनगर की मध्य सीमा कौन बनाती है? सिंध नदी बनाती है। अब हम बात करते हैं कैन नदी की। तो कैन का जो उद्गम है, कैन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी, कटनी से निकलती है कैन नदी। और यह यमुना में जाके मिलती है। कहाँ पर? बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है
427 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर बहती है कैन नदी। सहायक नदियों में कैन की सहायक में सोनार, गुदैन, श्यामरी, मीर हसन, मीठासन, उर्मिल और चंद्रावल शामिल है। सहायक नदियों में कौन कौन सी? सोनार, गुदैन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल एवं चंद्रावल शामिल है। कैन नदी पर प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो कैन नदी पर जो परियोजनाएं हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। गंगेऊ परियोजना जो कि पन्ना छतरपुर में है। कहाँ पर है गंगेऊ परियोजना? पन्ना छतरपुर। रनगुवा परियोजना जो है वो छतरपुर में है और उर्मिल परियोजना जो है वह भी छतरपुर में है। तो गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर, रनगुवा परियोजना छतरपुर और उर्मिल परियोजना भी छतरपुर में है। कैसे इतनी सारी चीजें याद रखी जाएंगी? तो इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा। रिवीजन ही सफलता की कुंजी मानता हूं मैं। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे ना उतने जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। कैन नदी के प्रमुख जलप्रपात में गाथा पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है और रनेह जलप्रपात जो है वो छतरपुर जिले में है। तो गाथा व पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना जिले में है और रनेह जलप्रपात है वो छतरपुर जिले में है। केन नदी के विशेष तथ्य की बात करें तो केन नदी का जो पुराना नाम है वो सुक्तिमती और दीर्णावती है। सुक्तिमती और दीर्णावती कहा जाता था केन नदी को पहले। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा मिला है केन नदी को। ये केन नदी का डायग्राम है, इसे आप एक बार देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉस और तमसा नदी। टॉस नदी और तमसा नदी की बात करते हैं तो टॉस नदी का जो उद्गम है वो जुलेरी गांव सतना जिले से होता है। तो टॉस या तमसा नदी जो है वो जुलेरी गांव सतना से निकलती है और यह प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में जाके गंगा में मिल जाती है। तो टॉस नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। इसकी सहायक नदियों में बीहड़, महाना और बेलन नदी शामिल है। इसकी सहायक नदियों में बीहड़, महाना व बेलन नदी शामिल है। साथ ही परियोजना में टॉस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थित है टॉस परियोजना। तो बीहड़, महाना, बेलन नदी इसकी सहायक है और टॉस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। इसके प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो इनको बड़े ध्यान से देखना है आपको। पूर्वा जलप्रपात जो है वो टॉस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थित है। पियावन में चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। तो पूर्वा जलप्रपात जो है वो टॉस नदी पर है और पियावन व चचाई जलप्रपात जो है वो टॉस या तमसा नदी की जो सहायक नदी है बीहड़ उस पर रीवा जिले में है। केवटी जलप्रपात भी महाना नदी पर रीवा जिले में है और बहुटी जलप्रपात जो है वो सेलर नदी पर मऊगंज में है। कहाँ पर है? मऊगंज में है बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो अब किस जिले में आता है? मऊगंज जिले में आता है जो नया जिला बना हुआ है। ये है टॉस नदी का डायग्राम, एक बार इसको देख लेते हैं। जुलेरी गांव सतना से टॉस नदी निकलती है। ये यहाँ से बीहड़ नदी आ रही है ना। बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है यहाँ पर और ये रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में है। ये महाना नदी है, ये महाना नदी है और ये केवटी और ये पूर्वा जलप्रपात है यहाँ पर। ये गंगा में जाके मिल जाती है। ये बेलन नदी है जो कि सोनभद्र से निकलती है और ये मऊगंज में बहुटी जलप्रपात है जो सेलर नदी पर है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम प्रमुख नदियां और उनके मुहाने को देखने वाले हैं। तो नर्मदा नदी जो है, क्योंकि इनका उद्गम स्थल हमने पहले ही देख लिया है। नर्मदा नदी जो है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिरती है और चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक है। इटावा जिले में उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके शामिल हो जाती है। सोन नदी दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में जाके गंगा में शामिल हो जाती है और जो ताप्ती नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बेतवा नदी, यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके और माही नदी जो है वह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक है और
सिंध नदी जो है वह भी यमुना की सहायक है, जो कि जालौन जिले में उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाती है। केन नदी जो है वो बांदा यमुना नदी में जाके मिलती है, और तवा नदी जो है वो बद्राभान नर्मदा नदी की सहायक है। तमस नदी की बात करें या टॉस नदी की, तो ये गंगा नदी में जाके प्रयागराज में मिल जाती है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियों के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। तो जैसे बेतवा है, बेतवा को बेत्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेत्रवती। चंबल नदी को कामधेनु, चर्मावती और नित्यवाही कहा जाता है। चंबल नदी को कामधेनु, चर्मावती और नित्यवाही कहा जाता है। नर्मदा नदी को शिवपुत्री और रेवा कहा जाता है। नर्मदा नदी को शिवपुत्री और रेवा कहा जाता है। तमसा को टॉस और तमस कहा जाता है। वहीं केन नदी को कर्णवती और सुक्तिमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णवती और सुक्तिमती। क्षिप्रा नदी को शिव की बहन कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को। सोन नदी जो है उसे नंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद कहा जाता है सोन नदी को। महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है, और ताप्ती नदी जो है वो 724 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी बेतवा नदी है, जो 590 किलोमीटर लंबी है। माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है, और बैनगंगा नदी जो है वो 569 किलोमीटर है। सिंध नदी 470 किलोमीटर लंबी है, और कैन नदी जो है वो 427 किलोमीटर लंबी है। अब हम पूर्वी प्रवाहित नदियों की बात कर लेते हैं, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। उनमें जो पहला नाम है वो है सोन नदी का नाम है। ये अमरकंटक मैकल श्रेणी के अनूपपुर जिले से निकलती है। अमरकंटक मैकल श्रेणी अनूपपुर जिले से निकलती है सोन नदी। सोन नदी का मुहाना जो है, सोन नदी का मुहाना उत्तर प्रदेश में होकर बिहार पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में। और इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। और इसकी सहायक नदियों में जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रेहंद शामिल है। जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रेहंद शामिल है। प्रमुख बांध परियोजनाओं की बात करें तो बाण सागर परियोजना देवलोन शहडोल में स्थित है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और कहाँ पर? देवलोन शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से स्टेट है इसमें शामिल? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद जो है, इस पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेष तथ्य की बात करें तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी शहडोल सीमा पर स्थित है। तो सोन घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है? सीधी शहडोल पर स्थित है। वहीं सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी भी कहा जाता था। ये सोन नदी का डायग्राम है। उसकी सहायक नदियों में जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रेहंद, रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना है, और कान्हेरी शामिल है, जो कि पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बाण सागर परियोजना का नामकरण बाणभट्ट के नाम पर ही किया गया है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी प्रवाहित नदियों की। पश्चिमी प्रवाहित नदियों में प्रमुख नदी है माही नदी। पहली और महत्वपूर्ण नदी जो है वो है माही नदी। इसका उद्गम जो है वो मिंडा गांव सरदारपुर से होता है। कहाँ से? मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है माही नदी का उद्गम। मुहाना, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। माही नदी कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। और कौन कौन से स्टेट से बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से। इसकी जो कुल लंबाई है 583 किलोमीटर है। बेतवा नदी से थोड़ी सी कम है। सहायक नदियां सोम, चाप, अनास और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना की बात करें तो जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में माही नदी पर चलाई जा रही है। वहीं कडाना पर बांध परियोजना जो है वो गुजरात में चलाई जा रही है माही नदी पर। विशिष्ट तथ्यों की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। माही नदी का डायग्राम आप एक बार देखेंगे। माही नदी जो है मिंडा गांव सरदारपुर धार से निकलती है और ये इस प्रकार से चलती हुई जाती है। यहाँ पर माही बजाज सागर है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी मिलकर बेणेश्वर संगम बनाती है। ये जो कडाना बांध है किस नदी पर, कहाँ पर है, गुजरात में है। कडाना बांध परियोजना माही नदी पर, और खंबात की खाड़ी में आके ये मिल जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रभावित होने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो चरणगंगा नदी जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से होकर बहती है। कहाँ से? चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से होकर बहती है। वही मनीहार नदी जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से बहती है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी बहती है और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से मनीहार नदी बहती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद में है, यहाँ से देनवा नदी बहती है। और जोबट नदी जो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले से होकर बहती है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उससे 2 नदियां बह के जाती हैं, कैन और खद्दर। कैन और खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। बंजर, हालो और सुपर्ण नदी जो है, बंजर, हालो और सुपर्ण नदी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। कौन कौन सी? बंजर, हालो और सुपर्ण। पेंच और कान्हन नदी भी, पेंच और कान्हन नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। कुछ नदियों की, सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नर्मदा नदी पर आएंगे। गंगा की सहायक नदियों में तमस और सोन नदी है जो मध्य प्रदेश से बह के जाती है और किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, कैन और सिंध जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है। चंबल, बेतवा, कैन और सिंध। गोदावरी की सहायक नदियों में बैनगंगा है और नर्मदा नदी की सहायक नदियों में तवा, शक्कर और दूधी शामिल है। साथ ही कुछ अन्य नदियां भी हैं जिनको अभी हम जब नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे। चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा और काली सिंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बेतवा की सहायक नदियों में बीना, धसान और जामनी शामिल है। तमस या टोंस की बात करें तो बीहड़ और महाना इसकी सहायक नदियां हैं। कैन नदी की सहायक नदी उर्बिल है और सोन नदी की सहायक नदी जोहिल और रिहंद है। कौन सी है? जोहिल और रिहंद है। माही नदी की सहायक नदी में सोम और चाप है। सोम और चाप नदी माही नदी की सहायक है। बैनगंगा की सहायक नदियों में पेंच और बरधा शामिल है। ताप्ती नदी की सहायक नदियों में अमरावती, अरुणावती और गिरना ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले से होता है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले से होता है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका जो मुहाना है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं जिनमें से 22 बाएं तट से और 19 दाएं तट से नर्मदा में आकर मिलती हैं। नर्मदा में बाएं तट से आने वाली नदियों में बंजर, सेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कोंडा, गोई आदि नदियां शामिल हैं। वही जो दाएं तट से आके मिलती हैं, दाईं तट से आके मिलने वाली हिरन, बारना, कोलार, मान, हथनी आदि नदियां शामिल हैं। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, करजन, खुर्दी और कोरटर शामिल है। कौन सी? कारा, करजी, खुर्दी और कोरटर शामिल है। ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ये नर्मदा नदी का डायग्राम है। तो ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है
कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात इस पे बनता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं इसमें शामिल हैं। सहायक नदियों के लिए हमने पैन अलग से लिया है। सक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्ता, चोरल, मान, हथनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जलप्रपात की बात कर लेते हैं। तो देखो परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही पहले उनको देख लेते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में है, इंदिरा सागर परियोजना, तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर है, और अवंती बाई परियोजना नर्मदा नदी पर है। इतनी सारी परियोजनाएं हैं। जलप्रपात की बात करें तो जारवानी जलप्रपात जो है ये है जारवानी जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, साथ ही धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाओं में थावर जो कि मंडला जिले में है, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर जिले में, और इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है। जबकि देजला देवड़ा खरगोन और महेश्वर खरगोन में है। मान परियोजना धार जिले में है, चंद्रशेखर अलीराजपुर में, और लोअर गोई परियोजना जो है वो बड़वानी जिले में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जिला गुजरात में शामिल है। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाओं को डायग्राम से समझेंगे। ये थावर परियोजना है, अवंतीबाई परियोजना तवा नदी पर तवा परियोजना, बारना नदी पर बारना परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना खरगोन में, ओमकारेश्वर परियोजना मान नदी पर मान परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, लोअर गोई परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। इतनी सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं, जिनमें प्रमुख शामिल हैं कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा और शंभुधारा और लक्ष्मणधारा। पंचधारा ये सभी अमरकंटक अनूपपुर में है। कौन कौन से? कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, ये सभी जो जलप्रपात हैं ये अमरकंटक अनूपपुर जिला में है। वहीं धुआंधार जलप्रपात जो है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। मंदहता व दर्दी जलप्रपात जो है वो खंडवा जिले में है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो महेश्वर खरगोन में है। जारवानी जलप्रपात जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? जारवानी जलप्रपात गुजरात में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसौर तहसील के पीपर टोला गांव में बहती है। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात को देख सकते हैं आप। तो ये कपिलधारा है, दुर्गाधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मंदाता, सहस्त्रधारा और जारवानी जलप्रपात इस पर स्थित है। नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट कौन कौन से हैं? तो गौरी घाट जो है वो जबलपुर में है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया था। सेठानी घाट जो है वो होशंगाबाद में है, और बरमान का घाट जो है वो गाडरवारा नरसिंहपुर में है। यह मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान मेले का आयोजन किया जाता है। महेश्वर घाट कहाँ पर है? खरगोन में है महेश्वर घाट। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है महेश्वर घाट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 16 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं वो जिले? एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर ये प्रमुख जिले हैं। नर्मदा नदी से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करें तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है व इसके वास्तुकार राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन जो है दिसंबर 2016 से मई 2017 तक किया गया है। इसकी कुल 148 दिन तक किया गया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पता नहीं
किताब लिखने वाले इसको अभी भी ऐड करते हैं, क्यों करते हैं। नर्मदा नदी नर्मदा नदी को नमोदास नाम टालमी द्वारा दिया गया, और इसके अन्य नाम जो है रेवा, मेकलसुता और शंकरी कहा जाता है, शंकर की पुत्री कहा जाता है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है, ये अर्थात खुशी देने वाली कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मंदाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। टोर महासीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टोर महासीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्व सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए। राजोरस क्या है? छिपकलियों का राजा है राजोरस। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया है। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। एग्जाम हेल्प की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। गिवर ऑफ प्लीजर नर्मदा नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को इसका दर्जा दिया गया है। कंफ्यूजन पॉइंट में इसको देखना नहीं है, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन है नहीं, हमने ऐसा ही बताया है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का जो उद्गम है बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से होता है। कहाँ से? ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, और सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणावती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणावती इसकी सहायक नदियां हैं। इस पे जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, पारसडोह बांध बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में है, और उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में है। तो पारसडोह बांध बैतूल, हटनूर बांध महाराष्ट्र और उकाई परियोजना गुजरात में है। विशेष की बात करें तो ताप्ती नदी का अन्य नाम जो है वो सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर में बुरहानपुर, भुसावल और सूरत शामिल है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू जो है वो ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में ही स्थित है। स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी जो है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। समाचार पन्नों से देखें तो 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। ये ताप्ती नदी का डायग्राम है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है। इस पे पारसडोह बांध स्थित है, और बुरहानपुर के पास पारसडोह बांध है। उसकी सहायक नदियों में गिरना, बोरी नदी, अरुणावती, पंजारा, अमरावती शामिल है। सूरत और स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर ही स्थित है। उकाई परियोजना हटनूर बांध भी कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी घाटों की बात कर लेते हैं तो कंचन घाट जो है, कंचन घाट ओरछा में है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। और सेठानी घाट जो है वो नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में है। सांडिया घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद। तो सेठानी और सांडिया दोनों ही कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। गौरी घाट जबलपुर में है नर्मदा नदी पर। संग्राम घाट
मंडला में है नर्मदा नदी पर, और बरमान घाट जो है वो नर्मदा नदी नरसिंहपुर में है। राम घाट की बात करें तो क्षिप्रा नदी उज्जैन में है राम घाट, और महेश्वर घाट की बात करें तो नर्मदा नदी पर है खरगोन में। राजघाट ताप्ती नदी पर है, बुरहानपुर में है राजघाट ताप्ती नदी पर। अब हम देखने वाले हैं दक्षिणी प्रवाहित नदियों को। दक्षिणी प्रवाहित नदियों में जो पहली नदी है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का जो उद्गम है मुंडा रगांव गोपालगंज सिवनी से होता है, और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में वर्धा, बांध, अधरी, गहरवी, बावनथड़ी व पेंच नदी शामिल है। बैनगंगा नदी पर प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो संजय सरोवर परियोजना, भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। धोती बांध जो है वो बैनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है, धोती बांध। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है, और माचा गोरा बांध जो है वो पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, माचा गोरा बांध। एक बार हम डायग्राम को देखते हैं, बैनगंगा नदी का डायग्राम। तो मुंडारा गांव सिवनी से निकलती है बैनगंगा नदी। ये भीमगढ़ बांध है, बालाघाट शहर है यहाँ पर। धोती बांध है बैनगंगा नदी पर। पेंच नदी बैनगंगा नदी की सहायक नदी है, और ये गंगुल पार परियोजना बैनगंगा नदी पर है। राजीव सागर परियोजना है ये, और बैनगंगा नदी पर क्या है, बैनगंगा नदी पर जो है ये वर्धा नदी यहाँ पर आकर मिल रही है, इससे प्राणहिता संगम का निर्माण करती है वर्धा नदी और बैनगंगा नदी मिलकर, और ये किस में जाके मिल जाती है, गोदावरी में जाके मिल जाती है। तो ये नदी गोदावरी है नीचे। मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। कौन सी नहर है मध्य प्रदेश की पहली नहर, बैनगंगा नहर है। मध्य बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गंगुलपारा जलप्रपात स्थित है। बैनगंगा को पुराणों में बेवा, बैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। हम वर्धा नदी की बात करेंगे तो वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाके बैनगंगा में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी की बात करें तो प्राणहिता नदी जो है वो वर्धा व बैनगंगा का संगम है, प्राणहिता नदी। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास जो है में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है, राइज ऑफ शिवगामी। पेंच नदी की बात करें तो ये छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से इसका उद्गम हुआ है, और यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित पुस्तक द जंगल बुक द जंगल बुक द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक मोगली का उल्लेख मिलता है। तो ये किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है बुक। अब हम नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात करेंगे। भारत में नदी जोड़ों का सर्वप्रथम विचार जो है वो 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर ऑर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है, और इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी से जोड़ा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना से क्या लाभ होते हैं, तो नदी जोड़ो परियोजना से पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या भी कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा और जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव क्या है, तो विस्थापन और पुनर्वास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, वन उन्मूलन की समस्या, और अप्राकृतिक और अधिक खर्च है इस पे।
कैन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 2005 में इसकी शुरुआत हुई और समझौता जो है वो 22 मार्च 2021 में हुआ। कुल लंबाई 221 किलोमीटर है और लाभान्वित जिले जो होंगे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन, ये मध्य प्रदेश के हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिलों में बांदा, महोबा और झांसी, ललितपुर लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण में छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण हुआ है और द्वितीय चरण में लोअर उरबांध, शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, सागर और कोठा बैराज का निर्माण किया जाएगा। अब हम मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनके क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र की बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका अपवाह तंत्र 18,03,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अपवाह में शामिल उपनदियों में चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, कैन और काली सिंध इसमें शामिल है। नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करें तो यह कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अपवाह में शामिल नदियों में तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा शामिल है। ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल है 65,145 वर्ग किलोमीटर। 65,145 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में 9800 वर्ग किलोमीटर है। अपवाह तंत्र में शामिल नदियों में बोरी, गिरना और अमरावती शामिल है। माही अपवाह तंत्र, तो माही अपवाह तंत्र का कुल अपवाह जो है वो 38,699 वर्ग किलोमीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में 6,700 और कहीं कहीं 7,188 वर्ग किलोमीटर मिलता है। अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियां में जाखम, सोम शामिल है। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। गोदावरी अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदियां बैनगंगा और उसकी सहायक नदी पेंच, कान्हन, बरधा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। महानदी अपवाह तंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का कुछ भी क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र। वाटर शेड की बात कर लेते हैं, जल विभाजक की बात कर लेते हैं। तो एक अपवाह को दूसरे अपवाह से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से मिलते हैं? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उस पर वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। गंगा, यमुना एवं महानदी इसका उदाहरण है। आर्य या अपकेंद्रीय, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण के लिए अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी का निकलना और अन्य दिशाओं में बहना कैसा प्रतिरूप बनाती है? आर्य या अपकेंद्रीय प्रतिरूप बनाती है। पर्वतीय नदियां, जब नदी अपने मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना नदियों में मिलने वाली कैन, सिंध और बेतवा इसकी उदाहरण है। अध्यारोपित नदियां, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती है तो वे अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। चंबल, बनास आदि नदियां इसका उदाहरण है। इसको नहीं देखना है। हाँ, इस पॉइंट को देखना है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा
बेसिन है वो है गंगा बेसिन। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन जो है वो यमुना बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन महानदी बेसिन है, सबसे छोटा बेसिन। आईएनएस बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस बेतवा, इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में आईएनएस बेतवा ने भाग लिया था। 2006 में इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में भी आईएनएस बेतवा ने भाग लिया और 2016 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी जो है, कैमूर श्रेणी, यह यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। टोंस एवं उसकी सहायक नदियां चचाई, केवटी, बहुटी और बिंडम जलप्रपात का निर्माण करती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना के पंचरथ भी कहा जाता है। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के टेहरी बांध में बना हुआ है। और ताप्ती नदी भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम में मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। मैकाल के दक्षिण क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जिसे बैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। सोन और उसकी सहायक नदियां जलायित प्रारूप बनाती हैं। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकटतम कारम, करोमा, कंदरा का निर्माण करती हैं। पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार तथा टॉस की सहायक नदी समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। और धसान नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दर्शान देश के नाम पर पड़ा है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसकी उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के कारसी तालाब से होता है और अखरानी की पहाड़ियां एवं मथबार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा गहरी कंदरा का निर्माण करती है। असीरगढ़ पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच निर्माण का मैदान स्थित है। नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं, जिन्हें बाग सीरीज कहा जाता है। छोटी तवा नदी आमना और सुक्ता नदी के मिलने से बनती है। मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा एवं छपरा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर जिले में है। तो भूमिगत जल का न्यूनतम स्तर कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर जिले में मात्र 8%। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर जो है वो रतलाम में है। कहाँ पर है, रतलाम में है। कितना, 126%। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिले इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में मिलता है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। अब ये टेबल दी हुई है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेबल को पीडीएफ से आपको देख लेना है, उसकी चिंता नहीं करनी है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा में ये हेल्पफुल होगा। मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र वाला जो वीडियो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों को जय हिंद लिखने में भी तकलीफ होती है, सोचो।